हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो क्लास 11th के 10वें चैप्टर का ये 8वां लेक्चर क्या कहता है, प्रश्नावली 10.2 का इंट्रोडक्शन करना है, कर रहे हैं पिछले 2-3 लेक्चर से। और ये लास्ट इंट्रोडक्शन रहेगा। एक पॉइंट हमारा बचा था और पढ़ क्या रहे थे, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि तीसरा इंट्रोडक्शन है। 2 इंट्रोडक्शन पहले आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7। तो अब तक हमने पढ़ा क्या है कि रेखा के समीकरण के विविध रूप पढ़े हैं, जिनमें मैंने 4 रूप आपको बता दिए हैं। और 4 रूप के बाद में एक बचता है हमारा 5वां, और वह है लंब रूप, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। जिस तरीके से वो 4 फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखनी थी, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो 4 फॉर्म क्या थी, जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, है ना, ताकि आपको याद आ जाए। तो सबसे पहला जो रूप था उसको हम कहते थे बिंदु ढाल रूप, है ना। बिंदु ढाल रूप, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, फॉर्म। ये रूप होता था। इसके अंदर क्या था कि अगर कोई लाइन हमारे पास में इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन हमारे पास इस तरीके से है, और इस लाइन का जो ढाल है, अगर इसका जो ढाल हमें दिया गया हो, उस ढाल को हम m कंसीडर करके चलें, और इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट हमें मिल जाए x1, y1, तो इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का समीकरण जो होगा, अगर मैं इस रेखा को L कह देता हूं, तो रेखा L का जो समीकरण होगा, रेखा L का जो समीकरण होगा, उसको हमने एक फॉर्मूले से निकालने का तरीका सीखा था। वो फॉर्मूला था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बड़े डिटेल से इस चीज़ को सीखा था, तो जो कि सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला माना जाता है, क्योंकि इसके आगे के रूप भी कहीं ना कहीं इसी से ही बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं मैंने 4 समझाए हैं आपको, और वो चारों इसी से बने हैं, और कैसे बनते हैं वो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया, तो इतने डिटेल से नहीं जाएंगे। दूसरा जो फॉर्म हमने पढ़ा था उसको कहते हैं 2 बिंदु रूप, है ना, 2 बिंदु, है ना, 2 बिंदु रूप। अंग्रेजी में इसको कहेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना, आपके पास में फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म का मतलब ये है कि कोई लाइन अगर इस तरीके से हमें दे दी जाए कहीं भी, और उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हमें पता हो, 2 बिंदु पता हो, x1, y1 एंड अनदर वन आपके पास में x2 एंड y2, देन इसका इक्वेशन जो होगा, इस लाइन का जो समीकरण हम लिखेंगे समीकरण, वो लिखने का तरीका होगा कि y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये एक फॉर्मूला था, एक तरीका था। अगर किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता हो, 2 बिंदु पता हो, तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तीसरा और बहुत ज़रूरी, है ना, तीसरा और बहुत ही ज़रूरी एक रूप हमने पढ़ा था, और वो थर्ड फॉर्म थी। मैं इधर करूँगा, थोड़ा डिस्कस करते हैं। वो था आपके पास में तीसरा फॉर्म था ढाल अंतःखंड रूप, है ना, यही तो था जो तीसरी फॉर्म मैंने आपको सिखाई थी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि ढाल, ठीक है ना, और अंतःखंड, है ना, अंतःखंड रूप। अंग्रेजी में इसको कहते थे कि स्लोप इंटरसेप्ट, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट क्या था, बड़े डिटेल से हमने पढ़ा था कि ये 2 इंटरसेप्ट बनते हैं जब कोई लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज कर लो हमारे पास में कोई लाइन इस तरीके से है, तो वाई अक्ष पे मूल बिंदु से जो डिस्टेंस कट होगी, ये जो दूरी ये बनेगी, ये वाली डिस्टेंस, इसको हमने कहा था कि इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट या फिर वाई अंतःखंड। ये कहलाएगा वाई अंतःखंड, और इस वाई अंतःखंड को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से ये अगर मूल बिंदु है, तो ये लाइन जब वाई अक्ष पे कुछ अंतःखंड काट रही है, तो इसका मतलब है, कंफर्म सी बात है कि वो एक्स अक्ष पे भी एक अंतःखंड काटेगी, जिसकी लंबाई ये बनेगी, और उसको कहेंगे हम एक्स अंतःखंड, ठीक है ना, आपके पास में। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे डी से, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको अंतःखंड को इंटरसेप्ट कहते हैं, तो इसी हिसाब से इसको कह देंगे वाई इंटरसेप्ट, इसको कह देंगे एक्स इंटरसेप्ट। तो इस
इस फॉर्म के अंदर हमें दो चीजें दी होती थी। नंबर एक कि आपको ढाल दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, है ना, m, और एक अंतःखंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अंतःखंड दिया जाएगा। और वो अंतःखंड कौन सा दिया जाएगा इसका हमें नहीं पता है कि अगर y दिया जाएगा तो फिर कैसे करना है, और अगर x दिया जाएगा तो फिर कैसे करना है। तो अंतःखंड हमें दिया जाएगा। अगर अंतःखंड सपोज कर लो हमें c दे दिया, c मीन्स ये y अंतःखंड दे दिया, y अंतःखंड, ठीक है बेटा, y अंतःखंड दे दिया आपको, तो फिर इक्वेशन क्या बनती थी? फिर बनती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये कैसे बनती थी इस बारे में डिटेल्ड हमने बात की है लेक्चर नंबर 7 के अंदर, तो प्लेलिस्ट में सब उपलब्ध है, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। और दूसरा इसका जो हिस्सा था कि अगर हमें ढाल तो दिया ही हो, है ना, ढाल m दिया हो और अंतःखंड इस बार दिया हो, जो अंतःखंड दिया गया है वो अंतःखंड दिया हो d, यानी कि आपके पास में x अंतःखंड दिया हो, x इंटरसेप्ट हमें दिया हो, ठीक है ना, तब इक्वेशन बनती थी हमारे पास में। उस इक्वेशन को मैंने बना के आपको दिखाया था, दैट इज y इज इक्वल टू m इंटू और y x माइनस का d, है ना। और इसको अप्लाई करते हुए हमने एक एग्जाम्पल भी किया था NCERT के अंदर, 9th एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद में ये 3 फॉर्म बनी थी, एक फॉर्म और हमने पढ़ी थी, है ना, मैं रफ कर रहा हूं इसको, इधर वाले को रफ कर देता हूं। हमने एक फॉर्म और पढ़ी थी जो कि नंबर 4 फॉर्म कहलाती थी। रिवीजन सा करा रहा हूं, थोड़ा सा टच आ जाएगा ना, पिछले वाला जो हमने पहले पढ़ा वो वाला टच आपको आ जाएगा, है ना, आपके पास में। और नंबर 4 जो फॉर्म पढ़ी थी उसको कहते थे अंतःखंड रूप, है ना, अंतःखंड रूप, है ना, और अंग्रेजी में इसको कह देंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। आप कहोगे सर अंतःखंड रूप तो हमने ये पढ़ा ही है, इसमें डिफरेंस है, इसमें आपको ढाल दिया गया है और एक इंटरसेप्ट दिया गया है। समझ आ रही बात? मतलब देखो, ढाल दिया है और कोई सा एक इंटरसेप्ट दिया है, लेकिन इस वाले रूप के अंदर हमें दोनों इंटरसेप्ट दिए जाएंगे। इंटरसेप्ट का मतलब दोनों अंतःखंड दिए जाएंगे। अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु, कोई लाइन इस तरीके से जा रही है और वो एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काट रही है, ये डिस्टेंस कितनी कट कर रही है? ये ए, और इस पर ये बी इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो फिर इस लाइन का इक्वेशन जो बनेगा, अगर इस लाइन का इक्वेशन, इस एल लाइन का समीकरण लिखें, एल का समीकरण जो बनेगा, रेखा एल का समीकरण हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज एक्स अपॉन ए एंड प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फुल डिटेल्ड मैंने इसको डिस्कस किया है कि कैसे इक्वेशन बनी है इन लेक्चर नंबर 7। तो उम्मीद करता हूँ कि आप देख के आए होंगे, तो रिवीजन अब आपको हो गया होगा। तो इतनी बात अपने पास रखने के बाद हम लोग बढ़ते हैं लंब रूप, और जिसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। अंग्रेजी में नॉर्मल का मतलब, मैथमेटिक्स के अंदर नॉर्मल का मतलब सामान्य है। जैसे सामान्य होता है ना कि नॉर्मल है भाई, सामान्य है सब चीज़ें, लेकिन नॉर्मल जो वर्ड है ये यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसका मतलब होता है लंब, परपेंडिकुलर वाला, है ना, 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो अब जरा इसको अगर आपको ठीक लग रहा है कुछ तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज ये तो करा ही चुके हैं। हम बढ़ते हैं अपने 5th फॉर्म की तरफ, जो 5वीं फॉर्म है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि ये फॉर्म क्या है, इसको समझ लेंगे बहुत ध्यान से। देखो, नॉर्मल फॉर्म क्या है कि सपोज कर लीजिएगा, ठीक है ना, सपोज कर लीजिएगा कि दिस इज, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन इस तरीके से जा रही है ना, ये लाइन हमारे पास इस तरीके से जा रही है और इस लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस लंब रूप में क्या क्या चीजें दी गई होंगी, सबसे पहले ध्यान से देखना है समीकरण, क्योंकि जब ज्ञात करते हैं, अब तक 4 रूप पढ़े हैं, उन 4 रूपों में हमें कुछ ना कुछ दिया था, है ना। पहले रूप में ढाल और एक बिंदु दिया था, दूसरे रूप के अंदर 2 बिंदु दिए थे, तब इक्वेशन निकालनी थी। तीसरे रूप के अंदर ढाल और इंटरसेप्ट, ढाल और एक अंतःखंड दिया गया था, और चौथे रूप में आपको इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड दिए गए थे। तो इसी तरीके से इसके अंदर क्या दिया जाएगा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि मूल बिंदु से, बहुत ध्यान से देखना है, मूल बिंदु से, ठीक है ना, मूल बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई, ठीक है ना, लंबाई दी गई होगी। मतलब ये है क्या, इसको मैं बताता हूं। ये हमारा मूल बिंदु है, और इस मूल बिंदु से अगर इस रेखा का समीकरण जिसका निकालना है मेरे को, एल का इक्वेशन,
तो अगर मैं इस पे एक लंब डाल दूं, लंब मतलब इस मूल बिंदु से रेखा पर लंब यानी कि 90 डिग्री एंगल, तो इस लंब की लंबाई हमें दी जाएगी, इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? पी से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? पी से। तो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर दी हो यानी कि पी दी हो, और साथ ही साथ दूसरी बात और होती है, और वो ये होती है कि जो लंब है हमारा, यानी कि लंब कौन सा, ये जो हमारे पास में ओ, इस पॉइंट को हम ए कह लेते हैं सपोज, जो ओ ए लंब है, ओ ए आप देख पा रहे हैं, ये जो लंब है ना, लंब जो हमारे पास में है, लंब एवं एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण, है ना, एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण अगर दिया गया हो, और इसको लिखेंगे हम ओमेगा। क्या लिखेंगे हम? ओमेगा। ऐसे लिखा जाएगा ओमेगा, बस डब्लू ऐसे नहीं बनाना, ये डब्लू हो जाएगा, है ना, तो ओमेगा को थोड़ा सा घुमा करके ऐसे बनाना है। तो अगर ओमेगा दिया गया हो, ओमेगा क्या होगा? इस लंब का एक्स अक्ष की मतलब धन दिशा से, यानी कि ये वाला जो एंगल है, इसको हम ओमेगा कह देंगे। तब अगर ये दो चीज पता हो, है ना, दो चीज हमको पता हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन? तो चाहे तो अभी तो मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला याद रख लेंगे, और उस फॉर्मूले से ही आप क्वेश्चंस करेंगे कि एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई कोस ओमेगा, सॉरी एक्स कोस ओमेगा और वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। लेकिन मन में प्रश्न होगा, मन में इच्छा होगी कि सर बनी कैसे, है ना, बनी कैसे? तो बनने वाली कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, भी बताता हूं कैसे बनी है, ठीक है ना, ये कैसे बनी है। तो चलिए इसको याद रख लें। चलो इसको पहले अप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर ना, या पहले बता देते हैं ये बना कैसे, है ना। अगर आपको दो चीजें दी गई हों, सपोज कर लो कि आपके पास में डायग्राम ऐसा ही नहीं, ऐसा भी बन सकता है, देखो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, इस सपोज कर लो इस बार लाइन इस तरफ आ गई, तो फिर P और ओमेगा कहाँ बनेगा? मूल बिंदु ये है, तो मूल बिंदु से डाला गया लंब इस रेखा के ऊपर, ये रेखा हमारी सपोज कर लो L है, इस रेखा पर डाला गया लंब जो है ये आएगा हमारा P। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एक्स अक्ष की धन दिशा से बना एंगल, क्योंकि एक्स अक्ष से तो एंगल ये भी बन रहा है और इधर वाला बन रहा है, तो हम लोग कौन सा लेंगे? ये नहीं लेंगे, हम लोग इधर वाला लेंगे। तो ओमेगा हमारा इस केस में ये बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसी चित्र ऐसे भी बन सकता था, देयर इज सो मेनी मेथड, कई सारे डायग्राम हो सकते हैं। ये चित्र ऐसे भी बन सकता था बेटा, है ना, कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वो लाइन एल है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करती हुई जा रही। इस केस में जो P बनेगा, तो मूल बिंदु से जो डाला गया लंब है ये वाला, तो P बन जाएगा मेरे बेटे। और अल्फा क्या बनेगा फिर? सॉरी अल्फा यानी कि ओमेगा, जो हम ओमेगा ले रहे हैं, ओमेगा बनेगा ये वाला वाई एक्सिस से जो बनने वाला एंगल है, दैट इज ओमेगा, है ना। आपको घबराने वाली बात नहीं, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और ओमेगा अपने आप जैसे वेरी करेगा, तो ये सारे डायग्राम्स आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे कि ओमेगा डिपेंड करता है कि अगर ओमेगा एक न्यून कोण है तो फिर इस तरीके की फिगर बनेगी, ओमेगा एक अधिक कोण होगा तो इस तरीके की फिगर बन जाएगी, ओमेगा एक 180 से ज़्यादा वाला एंगल बनाएगा तो फिर इस तरीके की फिगर बनेगी। ये सब जो है आपको अलग अलग तरीके से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाली बात ध्यान रखनी है। और क्वेश्चंस के अंदर P देखना है, क्या है P मतलब मूल बिंदु से उस रेखा पर डाला गया लंब क्या है, और वो लंब जो है एक्स अक्ष की धन दिशा से कितने अंश का कोण बनाता है उसको ध्यान देना है। देन इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको इक्वेशन निकाल देना है, ठीक है ना। एक और स्थिति बनती है, इसमें 4 स्थिति में चित्र बना के दिखाया है। तो अगर बाई चांस दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ये मूल बिंदु है, इस बार लाइन इधर से चली गई, तो इसमें P क्या बनेगा? P बनेगा ये, है ना, मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, तो P बनेगा। और इस लंब का जो एंगल होगा वाई डायरेक्शन से, सॉरी एक्स अक्ष की धन दिशा से, ठीक है ना, एक्स अक्ष की धन दिशा से। आप कहोगे सर ये ले लें, ठीक है ना, ये नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे मेजर करोगे तो आप मेजर कैसे कर रहे हो, कैसे नाप रहे हो, फिर एंगल ऐसे नाप रहे हो फिर। और जब हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं तो एंगल नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब नेगेटिव हमें लेना नहीं है। तो एंगल को हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन से ही मेजर करेंगे, यानी कि आप लोग इसका ये जो एंगल है ना, वो एंगल कौन सा लिया जाएगा, ये ना लेकर के ये पूरा घूम करके जो आएगा, पूरा जो घूम करके आएगा, कहाँ से कहाँ तक का, ये यहाँ तक का, ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला जो एंगल है ये, इसको हम लोग ओमेगा कहेंगे। बेसिक सी बात यही है कि आप इस बात का ध्यान रखें, लंब और एक्स अक्ष की धन दिशा से जो बनने वाला एंगल है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे।
अब मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ रहा होगा, सर हाउ, कैसे बनी ये इक्वेशन, ये बनाओ तो सही, जब सब बनाया तो अब थोड़ी सी कठिन है तो आप डर गए, है ना। ऐसा नहीं है, बना के दिखाता हूँ। देखो समझना जरूरी है, जब भी फील आएगा आपको तो जरा मैं इन चित्रों को तो रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब मैं इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक डायग्राम बहुत क्लियर सा बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, पहले मेरी बात सुनिए कि अगर सपोज कर लीजिएगा दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि, क्योंकि थोड़ा सा जब काम करूँगा तो आपको क्लियर दिखना चाहिए। और ये कोई लाइन है, दिस इज अ लाइन, और जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, ये लाइन एल है सपोज कर लीजिएगा, और ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से डाला गया लंब सपोज कर लो यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए है, ठीक है ना। और अभी अभी हमने बात की है कि इस लेंथ को ओ ए को हम लोग पी कहेंगे, स्मॉल पी कहेंगे, और ये जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, एक्स एक्स की धन डायरेक्शन से, ये ओमेगा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, एक बात बेटा सुनो ध्यान से, कि किसी लाइन का इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी रेखा का समीकरण आप कैसे निकाल सकते हो। 4 तरीके मैंने अभी बताए हैं आपको। 4 तरीकों में सबसे पहला तरीका याद कर लो कि अगर हमें, पहला तरीका क्या था, वो था हमारे पास में ढाल बिंदु, है ना, ढाल बिंदु रूप, ढाल बिंदु रूप, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट, नहीं स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इस फॉर्म में क्या खास बात थी कि आपको एक तो ढाल दिया हो, आपको m पता हो, ठीक है ना, और दूसरा आपको एक पॉइंट पता हो, एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु आपको पता हो, एनी पॉइंट x1 y1, है ना, x1 y1। तो इक्वेशन आप बना सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बेसिक सी बात यह है कि अगर इस लाइन के लिए, इस रेखा के लिए बेटा मैं दो चीजें फाइंड आउट कर सकता हूं कि इसका ढाल क्या होगा, है ना, इसका ढाल क्या होगा, और अगर मैं ये भी पता कर लेता हूं कि इस पर एक पॉइंट, कोई जैसे ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पता कर लेता हूं, देन इस फॉर्मूले को लगा करके मैं आसानी से इक्वेशन ये बना सकता हूं। सीधी सी बात है, देखो बनाते हैं, ध्यान से देखना। सपोज कर लो मैंने इसे ए से बिल्कुल नीचे की तरफ वाई एक्स के समांतर लाइन खींची, इस लाइन को मैं कह देता हूँ बी, है ना, इस पॉइंट को बी कह देता हूँ, और इधर की तरफ भी मैंने एक लाइन बना दिया, इसको मैंने कह दिया सी, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं लिखूंगा वो समझ में आपको आएगा कि इस ए के कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है ना, क्या होंगे कि ये डिस्टेंस कितनी है सी ए कोमा, ये डिस्टेंस कितनी है ए बी। समझ में आ रही नहीं, ऐसे तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं भुजी कोटी भाई, एक्स एक्सिस पे कितनी डायरेक्शन है, कितनी दूरी है सी ए, इसको मैंने कुछ सिंबल नहीं कहा, अगर बाई चांस इसको मैं के कह दूं, इसको मैं क्या कह दूं एच कह दूं, और इसको मैं कह दूं के, तो सी ए कितना है एच है, तो बेसिकली हम इसको लिख देंगे एच एंड कोमा, इसको कह देंगे हम के, एच कोमा के, एच कोमा के। तो ये तो आपको समझ आ रही है बात। अब थोड़ी सी टिग्नोमेट्री आप लगाएंगे और मेरे बेटा ध्यान से समझेंगे। अगर ये एच है तो इट्स वेरी सिंपल टू से ये भी आपका एच ही होगा, या नहीं होगा क्या, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब तो बनाना ही है, इसको हटा दूं मैं यहां से। देखो अगर एक ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, इसमें एक समकोण त्रिभुज बना बेटा मेरे, ये वाला है, दिस इज अ ट्राइंगल 90 डिग्री वाला, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस के को निकालूं इस ट्राइंगल से, ये पी तो हमें दिया गया है ना, ये पी हमें दिया गया है, पी हमें दिया गया है, और मैं ये के निकाल लूं, क्योंकि अगर मेरा के निकल आएगा तो मेरा ये वाला निर्देशांक कोटि निकल के आ जाएगी, फिर मैं एच निकाल लूंगा, और एच निकालने पे मेरा भुज भी निकल आएगा, और जब ये दोनों, ये पॉइंट पता चल जाएगा तो इसका मतलब है इस रेखा पर मुझे एक पॉइंट पता चल जाएगा। दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा कि इस रेखा का मैं ढाल निकाल लूंगा, और ढाल निकालने के बाद मैं सीधा चला जाऊंगा सबसे पहले वाले फॉर्म की तरफ, ढाल बिंदु रूप की तरफ, जो कि मैंने अभी समझाया था। अब देखो, अब अगर मैं देखूं जो ट्राइंगल है त्रिभुज ए बी ओ में अगर मैं थोड़ी सी टिग्नोमेट्री लगा लूं, और मैं ये वाला क्या होगा, ये तो लंब होगा ना, और ये होगा कर्ण, तो अगर मैं लगा लूंगा कि साइन
साइन ओमेगा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण के बटे पी। इसका मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इज वेरी सिंपल टू से, कहने में बहुत आसान होगा कि जो के की वैल्यू होगी वो पी साइन ओमेगा होगी, पी साइन ओमेगा होगी, ठीक है ना। के की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, पी साइन ओमेगा आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखो इसका मतलब ये रहा कि इस पॉइंट का जो हमारे पास ये पॉइंट है, इसका जो सही रूप बनेगा, इसका ये के जो है वो तो आ जाएगा पी साइन ओमेगा, है ना। और अगर इसी ट्राइंगल के अंदर मैं कोस वाला फॉर्मूला लगा लूं, तथा मैं कोस लगा लूं, कोस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और इस केस में आधार क्या है, आधार ये है और आधार ये एच है, तो ये भी एच ही होगा। तो सीधी सी बात है, आधार बटे कर्ण एच अपॉन पी, यानी कि यहां से अगर मैं देखूं ध्यान से तो एच विल कम, एच जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा। इसका मतलब ये रहा कि हमारे पास में इसका जो भुज बनेगा वो बनेगा पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा, और कोटि बनेगा। अब हो गया काम। इट मीन्स हमारे पास में ये कन्फर्म सी बात हो गई, हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे, ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो आएंगे पी कॉस ओमेगा कोमा पी साइन ओमेगा। इज दैट क्लियर। एक पॉइंट हमें पता चल गया, एक पॉइंट हमें इस लाइन के ऊपर पता चल गया। अब मैं इसका ढाल निकालना चाहता हूं। अब ढाल आसानी से निकाल लेंगे आप, अगर अच्छे बच्चे हैं और चीज़ों को फील करते हैं, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, अच्छे से आपको कोऑर्डिनेट का नॉलेज है, तो आप आराम से निकाल लोगे। मेरे भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं अभी इस फिगर को थोड़ा सा फ्री कर रहा हूँ, है ना। फिगर को आप नोट करना चाहे कर लें, मैं थोड़ा सा फ्री कर रहा हूँ उसको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन, ये हमने क्यों बनाए थे, बिकॉज हम चाहते थे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल आए, है ना, और वो हमने निकाल लिए, दैट इज, है ना। अब मेरी बात सुनो, ये एंगल कितना है आप बता सकते हो, ये 90 है ना, क्योंकि ये मूल बिंदु से डाला गया लंब ही तो है। मेरी बात सुनो, तो अगर हम देखें इस लाइन का, मैं ढाल निकालते समय मैं इसका झुकाव देख लूं पहले, यानी कि थीटा देख लूं, ये थीटा, अगर इसको मैं क्या कह दूं, इसको मैं थीटा कह दूं, तो थीटा कितना होगा। आप इस त्रिभुज के अंदर आ जाओ, इस त्रिभुज के अंदर आ जाओ, किसी भी त्रिभुज के अंदर आपने नोट किया था कि इस तरीका से बना हुआ एंगल बहिष्कोण आउटर एंगल कहलाता है। और अगर ये वाला एंगल हमारा अल्फा हो, ये वाला एंगल बीटा हो, तो उसको हम अल्फा प्लस बीटा कह देते हैं, यानी कि इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर ये वाला एंगल होता है। तो सेम केस इसमें बन रहा है, ये ओमेगा है, ये 90 है, तो ये हम इसको 90 प्लस ओमेगा कह सकते हैं, है ना। और आपको पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, जो ढाल होता है दैट इज m, वो होता है टेन थीटा के इक्वल। और अभी अभी हमने बात की है टेन थीटा, और थीटा की जगह हम लोग यूज करेंगे 90 प्लस ओमेगा, 90 प्लस ओमेगा। इसका मतलब m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कोट ओमेगा, क्योंकि 90 प्लस ओमेगा क्या होता है, 90 प्लस ओमेगा होता है कोट ओमेगा, ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, माइनस का, है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस का कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, है ना। अब देखो हमें ढाल भी पता है, एक पॉइंट भी पता है, तो एक पॉइंट एक ढाल पता है, ढाल पता है, पॉइंट पता है, इसका मतलब हम लोगों को सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना, और वो क्या फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला होता था स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि ढाल बिंदु रूप, पॉइंट फॉर्म सबसे पहला जो रूप था, उसमें फॉर्मूला लगता था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस केस में हमारा x1 y1 का काम तो करेगा ये, दिस इज x1 एंड दिस इज y1, और m हमें पता ही है, तो y माइनस वाई वन इज वॉट, हमारे पास में आ जाएगा p साइन ओमेगा, p साइन ओमेगा इज इक्वल टू m निकाला है माइनस का कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा इंटू एक्स माइनस, और x1 का काम हमें करेगा p कॉस ओमेगा, p कॉस ओमेगा, p कॉस ओमेगा। तो मेरे बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, ताकि इक्वेशन वही बन जाए जो हम इसको, आप वीडियो को पॉज करें, इधर नोट करें ये वाला पोर्शन, ठीक है। बुक में है या नहीं है इसका मुझे जानकारी नहीं है, हाँ ठीक है दे रखा है, वैसे इसने सब दे रखा है, कोई बात नहीं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इधर वाला पोर्शन,
तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से देखना। इस साइन ओमेगा को मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, तो आ जाएगा वाई साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो माइनस में चला जाएगा ना, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, और इस माइनस के कॉस ओमेगा की मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ, माइनस का एक्स कॉस ओमेगा और प्लस का पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। तो मेरे बेटा इस x वाले को उधर ले जाओ और p वाले को उधर पटक दो, तो आ जाएगा x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस p साइन स्क्वायर ओमेगा। तो मेरे भाई x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। अब ध्यान देंगे तो x कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू, पढ़ो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक और सबसे पहले वाली समीकरण आइडेंटिटीज होती है, तो इसको आप 1 कह देंगे। दैट इज एक्स कोस अल्फा एक्स कोस ओमेगा और वाई साइन ओमेगा इज व्हाट इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की इक्वेशन, जो मैं आपको डायरेक्ट आपको इतनी चीजें समझाई हैं ताकि फील आना शुरू हो जाए। वैसे आप क्वेश्चंस के अंदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, आप बिल्कुल डायरेक्ट इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन आपके सामने करूंगा। ठीक है ना बेटा, तो जरा फटाफट वीडियो को पॉज करके पूरा पोर्शन नोट कीजिए। चलिए बेटा, जो अभी हमने चीजें पढ़ी हैं उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि लंब रूप नॉर्मल फॉर्म को कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो क्या किया था अभी हमने कि अगर कोई लाइन इस तरीके से है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कोई लाइन इस तरीके से जा रही है जिसका मूल बिंदु से इसको हम लोग ये दूरी जो है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कहें या इसकी हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहें या लांबिक दूरी कहें, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसको अगर हम पी कहते हैं और ये जो लंब है एक्स अक्ष की धन दिशा से ओमेगा एंगल बनाता है, तो जो लाइन एल है तो एल का जो समीकरण होगा, एल का रेखा एल का जो समीकरण होगा वो अभी हमने निकाल के पूरा बताया है, वो होगा एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो इसको हम अप्लाई करना है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या कहा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी, मतलब क्या है मेरे भाई कि इस तरीके से एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और इसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी का मतलब ये पी जो दिया है, पी इज इक्वल टू हमें दे दिया इसने 4, पी इज इक्वल टू 4, इट्स वेरी सिंपल टू से, तो पी इज इक्वल टू आ गया 4 अगर हम इसको हल करते हैं क्वेश्चन को। और धन एक्स से एक्स तथा लंब के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा होता है, इसको दे दिया उसने 15 डिग्री, तो ओमेगा की वैल्यू दे दी हमें 15 डिग्री। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या बनेगा वो लगा लो डायरेक्ट फॉर्मूला के एक्स कोस ओमेगा है ना प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, यानी कि एक्स कोस ओमेगा की वैल्यू 15 डिग्री प्लस वाई साइन ओमेगा की वैल्यू 15 डिग्री इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 4। तो अब आपको कोस 15 साइन 15 के मान निकाल करके इसमें रखने हैं। आप कहोगे सर कैसे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, कोस 15 का मान इसको आप इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, कोस 15 का निकालने को बताता हूँ। कोस 15 कैसे निकलेगा, कोस 15 को लिखा जा सकता है कोस 45 माइनस 30 है ना, और कोस 45 माइनस 30 का मतलब कोस ए माइनस बी, और कोस ए माइनस बी का कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता था कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स और साइन वाई, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था मेरे भाई है ना। तो लगा लो हमारे पास में जाएगा कोस 45 कोस 30 प्लस साइन 45 और साइन 30 है ना, तो आपके पास में साइन 45 कोस 45 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। फाइनली इसको हम कह सकते हैं कि √3 + 1/2 √2 जो है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस 15 की वैल्यू आ जाएगी है ना, कोस 15 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है मेरे बेटा, ओके, और ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे साइन 15 की वैल्यू, तो साइन 15 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमिलर मैनर से इसको लिख लेंगे हम लोग कि साइन 45 माइनस 30, और आपको पता है कि साइन x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स एंड कॉस वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स
और साइन वाई। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये काम आप ट्रिग्नोमेट्री में करके आ भी चुके हैं। दिस इज √3 - 1 अपॉन, यह आएगा √3 - 1 अपॉन 2 √2। तो बस आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, हमें साइन 15 की वैल्यू को, है ना, और कॉस 15 की वैल्यू को इसमें रख देना है उठा करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखा है ऐसे आपको लिख देना है। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है लंब रूप वाला पोर्शन। ये कौन सी फॉर्म थी, लंब रूप थी, अंग्रेजी में इसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो अब मैंने आपको चारों फॉर्म, पांचों फॉर्म आपको बता दी हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक एग्जाम्पल और है, और उस एग्जाम्पल को करने के बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। तब तक ये वीडियो को पॉज करके ये चीज नोट करो जो मैंने आपके सामने भी लिखी है, ठीक है। चलिए जी, एक कहानी हमारे सामने आई है, जबकि हमने ये चीजें सब पढ़ ली हैं, सिर्फ फालतू में चीजें लिख दी हैं इसने, है ना। क्वेश्चंस बहुत कुछ खास नहीं है ये, और लेकिन इस तरीके की चीजें पढ़ करके हमारा दिमाग थोड़ा और खुलेगा। है आसान, लेकिन इस भाषा को समझना बहुत अच्छे से, आप लोग बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। कह रहा है फॉरेनाइट ताप एफ और परम ताप के एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण का मतलब कोई इनके बीच में एक रेखा का समीकरण बनेगा। ठीक है, ओके। दिया है अगर k का मान 273 है जब f का मान 32 होता है। k का मान 273 हो जाता है अगर f का मान 32 हो, और k का मान 373 हो जाता है अगर f का मान 212 हो। तो k और f k को f के पदों में व्यक्त करना है, और बाद में f का मान ज्ञात करो अगर k का मान 0 हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, अच्छा सुनो, अभी हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको, जितनी बातें करी हमने पढ़े हैं कि इस को x एक्सिस, इसको हम y एक्सिस कहते हैं, और यहाँ पर जनरली कोई पॉइंट हम कहीं लेते हैं, उस पॉइंट को हम x, y कहते हैं, और दैट इज x, y का मतलब हमारे पास में ये x और ये डिस्टेंस y होती है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेनाइट वाला जो पोर्शन है f, x को तो हम, इस x को तो हम क्या कह देंगे बेटा, इस x को तो हम कह देंगे ये फॉरेनाइट वाली एक्सिस है, f है ये तो, और इस y एक्सिस को हम y ना कह करके हम कह देंगे इसको ये परम ताप वाली है k, है ना। इसको f कह दिया, इसको k कह दिया, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसको फिर स्मॉल f कह लें, इसको आप ये डिस्टेंस आपकी f आ जाएगी और ये आपकी k आ जाएगी। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे f, k, f, k। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हमारे पास दो पॉइंट्स बने हैं, ठीक है ना, आपके पास में। देखो हल करते हैं, तो आप क्या करेंगे, माना f को x अक्ष के अनुदिश तथा k को y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के, है ना, y अक्ष के अनुदिश माना है, हमने अकेले मान लिया ऐसा है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कुछ निर्देशांक प्राप्त होंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निर्देशांक होंगे, f, k। पहली कंडीशन में f कितना है, 32 है, और k कितना 273 है, 273, एक पॉइंट तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तथा दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास में, जब f कितना है 212 है, तो हमारा k कितना होता है 373 हो जाता है। ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास में, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब इनसे जाने वाली एक रेखा का इक्वेशन आप निकाल के दिखा तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट दिस तथा दिस से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और हमें इसके अंदर कौन सा फॉर्म काम में आएगा, वो फॉर्म था कि अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हमें पता होते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट x1, y1 है, और ये पॉइंट कोई x2, y2 है, तो इक्वेशन कैसे निकलती थी, y - y1 एंड y2 - y1 अपॉन x2 - x1 दैट इज x - x1। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते थे, दूसरी फॉर्म जो थी। इस केस में अगर हम देखें, ये काम x1 करेगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, तो इक्वेशन बनेगी y - y1 का मतलब 273 इज इक्वल टू y2 - y1 यानी कि 373 - 273 बटे 212 - 32 इंटू x - 32। ठीक है बेटा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, देखो, लेकिन हमने क्या कहा है कि f को x के अनुदिश, तो x की जगह तो हम क्या यूज करेंगे, f यूज करेंगे,
और y की जगह हम क्या यूज करेंगे, k यूज करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमने कहा है हम लोग x एक्सिस y एक्सिस नहीं ले रहे हैं, हम लोग x अक्ष के अनुदिश किसको लेके चल रहे हैं, f को लेके चल रहे हैं, और y अक्ष के अनुदिश हम k को लेके चल रहे हैं। तो फिर फॉर्मूले के अंदर जैसे यहाँ y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन होता है, तो इस फॉर्मूले में फिर हम लोग ये लिखेंगे k माइनस वाई वन और आपके पास में f माइनस एक्स वन, ये आएगा फॉर। तो इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे, इसको क्लियर करोगे आप, तो बेटे ये सॉल्व करने के बाद में आप इतना सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 5/9। कर लेना आराम से, बैठ के आराम से आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग सब 12th वाले ही तो हो, या कोई ऐसा बैठा कक्षा 2-3 वाला जिसको गुणा भागना आती हो, तो दैट इज द आंसर। एक आंसर तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लेकिन कंडीशन दूसरी का है कि f का मान मेरे को फाइंड आउट करना है अगर k का मान 0 है। तो सिंपल सी बात है, इफ यदि k इज इक्वल टू 0 हम कंसीडर कर लें तो उसमें 0 भर दो, तो 0 इज इक्वल टू 5/9 एंड f माइनस 32, ठीक है। तो आप इसको इधर ले जाएं, खत्म हो जाएगा, तो f माइनस 32 इज इक्वल टू 0 या f इज इक्वल टू आ जाएगा 32। तो ये आ जाएगा आपके पास में f की वैल्यू आ जाएगी 32, ठीक है। अरे नहीं, प्लस में 273 भी तो है मेरे भाई, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, बहुत जल्दी से निकलने के चक्कर में लग रहा हूँ मैं भी, अंतिम है ना। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, हम इसको उधर उठा लेंगे, तो यहाँ केवल f ही बच रहा है हमारा ये, ठीक है ना। तो मैं इसको उधर उठा लूँ तो माइनस के 5/9 एंड f माइनस 32 इज इक्वल टू 273, या इसको लिखेंगे हम लोग 9 को उधर ले जाओ और 5 को बटे में, तो यानी कि f माइनस 32 इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 9 गुणे 273/5 और विद माइनस साइन, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो f इज इक्वल 32 को उधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस के 9 गुणे 273/5 प्लस 32। इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप कर लोगे तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा, f की जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस के 459.4 आपके पास में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो बेटे अब हमने जो डिस्कशन किया है ना, सारी फॉर्म्स के बारे में बातचीत की है, सब बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है मेरे भाई। तो अब हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, और मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस को पहचानना सीखें, और मेरे उस लेक्चर से पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कुछ अपने आप क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करें, ठीक है ना, तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो अभी इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।